नमस्कार दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए भारत की कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका असर आपके मोबाइल से लेकर शॉपिंग मॉल तक, इंटरनेट से लेकर मनोरंजन और पेट्रोलियम से लेकर भविष्य की ऊर्जा तक दिखाई देता है, तो शायद एक नाम आपके दिमाग में जरूर आएगा, रिलायंस। लेकिन सवाल यह नहीं कि रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है, सवाल है आखिर रिलायंस इतनी बड़ी बनी कैसे। क्योंकि यह कहानी सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक छोटे से टेक्सटाइल बिजनेस से शुरू करने की, फिर पेट्रोकेमिकल में उतरने की, रिफिलिंग में स्केल बनाने की, फिर टेलीकॉम में ऐसी एंट्री करने की जिसने भारत के इंटरनेट मार्केट का खेल बदल दिया, और उसके बाद रिटेल, डिजिटल सर्विस, मीडिया और न्यू एनर्जी जैसे क्षेत्र में कदम रखने की। एक बिजनेस से कमाई करो, उस ताकत से दूसरा बिजनेस बनाओ, फिर दोनों को एक इकोसिस्टम में जोड़ दो। आज हम इसी ग्रोथ स्ट्रेटजी को समझेंगे, और सबसे ज़रूरी बात, रिलायंस की कहानी से एक आम आदमी अपने कैरियर और बिजनेस के लिए क्या सीख सकता है। रिलायंस की कहानी समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब भारत आज जैसा डिजिटल नहीं था, न जियो था, न स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन और न ऑनलाइन शॉपिंग का इतना बड़ा बाजार। रिलायंस की शुरुआती कहानी टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ी है। धीरूभाई अंबानी ने टेक्सटाइल और पॉलिस्टर के बिजनेस को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया, लेकिन सोच सिर्फ कपड़ा बेचने तक सीमित नहीं थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिजनेस प्रिंसिपल दिखाई देता है। अगर आपके प्रोडक्ट के पीछे कोई रॉ मटेरियल है तो उसकी सप्लाई चेन को समझिए। सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि मैं क्या बेच रहा हूँ, सवाल यह भी होना चाहिए जो मैं बेच रहा हूँ वह बनता कैसे है। इसी सोच ने रिलायंस को धीरे धीरे टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र की तरफ बढ़ाया, और यहीं से कंपनी का स्केल बढ़ना शुरू हुआ। रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स और फिर रिफिलिंग बिजनेस में बड़ा निवेश किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है स्केल। बिजनेस में कई बार सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं होता। आप कितने बड़े स्केल पर उत्पादन कर सकते हैं, आपकी सप्लाई चेन कितनी मजबूत है, आप टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना निवेश कर सकते हैं, आप अपनी लागत और एफिशिएंसी को कितना बेहतर कर सकते हैं। जामनगर में रिलायंस का विशाल रिफिलिंग कॉम्प्लेक्स इसी स्केल की सोच का बड़ा उदाहरण बना। यहाँ से रिलायंस सिर्फ टेक्सटाइल या पेट्रोकेमिकल कंपनी नहीं रही, वह धीरे धीरे एक विशाल डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप बनने लगी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। कई सालों तक रिलायंस का नाम एनर्जी और पेट्रोकेमिकल से जुड़ा रहा। फिर कंपनी ने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा और आया जियो। उस समय भारत में मोबाइल डाटा महंगा था, इंटरनेट का इस्तेमाल सीमित था, वीडियो स्ट्रीमिंग हर व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी नहीं बनी थी। फिर जियो ने मार्केट में एग्रेसिव प्राइसिंग और बड़े नेटवर्क के साथ एंट्री की। नतीजा, भारत में डाटा कंजम्पशन तेजी से बढ़ा, इंटरनेट आम लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हुआ, स्मार्टफोन का इस्तेमाल केवल कॉल और मैसेज तक सीमित नहीं रहा। लोग वीडियो देखने लगे, ऑनलाइन क्लासेज करने लगे, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने लगे, डिजिटल पेमेंट बढ़े, और धीरे धीरे इंटरनेट रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन रिलायंस की सबसे बड़ी चाल सिर्फ सस्ता डाटा देना नहीं थी, असली खेल था डिजिटल इकोसिस्टम बनाना। अगर आपके पास करोड़ों कस्टमर्स हैं तो क्या आप उन्हें केवल टेलीकॉम सर्विस देंगे या उन्हें दूसरी सर्विस भी देंगे? यहीं से इकोसिस्टम की सोच आती है। एक कस्टमर टेलीकॉम इस्तेमाल करता है
वहीं कस्टमर इंटरटेनमेंट भी चाहता है, शॉपिंग भी करता है, डिजिटल सर्विस भी इस्तेमाल करता है और भविष्य में एआई जैसी टेक्नोलॉजी भी उसके जीवन का हिस्सा बन सकती है। एक कस्टमर कई सर्विस, यही मॉडर्न बिजनेस की ताकत है। कस्टमर को सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने के बजाय ऐसा इकोसिस्टम बनाइए जहां वह आपकी कई सर्विस का इस्तेमाल करे। रिलायंस ने टेलीकॉम को सिर्फ सिम कार्ड का बिजनेस नहीं माना, उसे एक डिजिटल गेटवे की तरह देखा। अब कहानी का दूसरा बड़ा हिस्सा आता है। भारत का रिटेल मार्केट बहुत बड़ा है। ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और हजारों लाखों छोटे दुकानदारों वाला बाजार। रिलायंस ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अपना पैर फैलाया। यहाँ एक खास बात समझिए, एक तरफ कंपनी का जियो का डिजिटल नेटवर्क था, दूसरी तरफ रिलायंस रिटेल का फिजिकल नेटवर्क। डिजिटल प्लस फिजिकल, कस्टमर ऑनलाइन भी जुड़ सकता है और ऑफलाइन स्टोर के जरिए भी। यहीं से इकोसिस्टम बदलने की कोशिश थी। अगर आपके पास करोड़ों कस्टमर्स हैं, उनका डिजिटल अटेंशन है, तो इंटरटेनमेंट मार्केट को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। आज इंटरटेनमेंट सिर्फ टेलीविज़न तक सीमित नहीं है। ओटीटी, स्पोर्ट्स, फिल्म्स, स्ट्रीमिंग, डिजिटल कंटेंट, इन सब का मार्केट तेजी से बदल रहा है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अटेंशन। आज के डिजिटल वर्ल्ड में लोगों का अटेंशन खुद एक वैल्यूएबल एसेट है। जिस कंपनी के पास बड़ा कस्टमर बेस और बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम है, उसके पास इंटरटेनमेंट और मीडिया में भी अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। रिलायंस ने इसी दिशा में मीडिया और इंटरटेनमेंट को भी आगे बढ़ाया। कंपनी लगातार अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही थी, लेकिन सवाल था अगला बड़ा कदम क्या होगा। आज दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रही है। सोलर, बैटरी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन एनर्जी और क्लीनर टेक्नोलॉजी। ऐसे समय में रिलायंस ने न्यू एनर्जी को भी अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया। यहाँ एक बड़ा बिजनेस लेसन छिपा है कि जो कंपनी आज से 10-20 साल आगे के मार्केट को समझने की कोशिश करती है, वह फ्यूचर के लिए तैयारी कर सकती है। रिलायंस के लिए न्यू एनर्जी इसी फ्यूचर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आज का बिजनेस पैसा कमाए और उस पैसे का एक हिस्सा कल के बिजनेस में लगाया जाए, यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक तरीका है। अब पूरी कहानी को एक साथ रखिए। टेक्सटाइल से शुरुआत, फिर पेट्रोकेमिकल्स, फिर रिफिलिंग, फिर टेलीकॉम, फिर डिजिटल सर्विस, फिर रिटेल, फिर मीडिया और अब न्यू एनर्जी जैसे फ्यूचर सेक्टर। तो आखिर रिलायंस की ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है? इन 5 शब्दों में समझिए। पहला, स्केल। छोटे स्तर पर शुरुआत हो सकती है, लेकिन सोच स्केल की होनी चाहिए। दूसरा, इंटीग्रेशन। अपनी पूरी वैल्यू चेन को समझिए, कहाँ लागत है, कहाँ डिपेंडेंसी है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है। तीसरा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सिर्फ नई कंपनी के लिए नहीं है, पुराने बिजनेस को भी टेक्नोलॉजी से बदला जा सकता है। चौथा, इकोसिस्टम। एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेचने के बजाय उसे कई यूजफुल सर्विस से जोड़ना। पांचवा, फ्यूचर थिंकिंग। आज की कमाई से सिर्फ आज मत चलाइए, कल के मार्केट के लिए भी तैयारी कीजिए। किसी भी बड़ी कंपनी की कहानी को सिर्फ सक्सेस स्टोरी की तरह देखना ठीक नहीं है। जितना बड़ा बिजनेस, उतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी
कंपटीशन है, रेगुलेशन है, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, ग्लोबल मार्केट का असर पड़ता है, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग रिस्क होते हैं। इसलिए बड़ी कंपनी का मतलब यह नहीं कि रिस्क खत्म हो गया, बल्कि बड़ा बिजनेस बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा रिस्क लेकर आता है। यही वजह है कि किसी कंपनी को समझते समय सिर्फ उसकी साइज नहीं, उसकी स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान भी देखना चाहिए। अब आपसे ज़रूरी सवाल, आप सोच रहे होंगे रिलायंस तो हजारों करोड़ की कंपनी है, हम इससे क्या सीखें? बहुत कुछ। पहली सीख, एक ही स्किल पर मत रुकिए। अगर आपको एक स्किल आती है तो दूसरी स्किल सीखिए। अगर एक इनकम सोर्स है तो समय के साथ दूसरा इनकम सोर्स बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरी सीख, मार्केट को पढ़िए। लोग आज क्या चाहते हैं, कल क्या चाहेंगे। जो व्यक्ति बदलती ज़रूरत को जल्दी समझता है उसके पास अपॉर्चुनिटी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तीसरी सीख, टेक्नोलॉजी को अपनाइए। टेक्नोलॉजी से डरने के बजाय उसे सीखिए। एआई हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, कोडिंग हो या कोई और मॉडर्न स्किल, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग के लिए नए अवसर बनेंगे। चौथी सीख, लॉन्ग टर्म सोचिए। हर मेहनत का परिणाम अगले दिन नहीं मिलता। स्किल, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल ग्रोथ सबको समय चाहिए। पांचवी सीख, बड़ा सोचिए। बड़ा सपना देखने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन उसे पूरा करने के लिए चाहिए प्लानिंग, एक्सक्यूशन, पेशेंस। तो अगली बार जब आप जियो का डाटा चलाएं, रिलायंस के रिटेल स्टोर में जाएं, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखें या रिलायंस के न्यू एनर्जी प्लान्स की खबर पढ़ें, तो सिर्फ एक कंपनी मत देखिए, उसके पीछे छिपी स्ट्रेटजी देखिए। एक ऐसी स्ट्रेटजी जहां एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए रास्ता बनता है। और शायद यही इस पूरी कहानी की सीख है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं है, ग्रोथ का मतलब है समय बदलने से पहले खुद को बदल लेना। मार्केट बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, कंपटीशन बदलता है, तो फिर आप क्यों नहीं बदलेंगे? अगर आज आप छोटे स्तर पर हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी छोटी है। हो सकता है आपकी कहानी का पहला चैप्टर चल रहा हो, अगला चैप्टर आपको लिखना है। सीख कर, बदल कर और लगातार आगे बढ़कर रिलायंस की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है, आज जहां हो वहीं रहना हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सपना नहीं, दिशा चाहिए।